हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरदीप कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी 10+2 कॉमर्स की अकाउंटेंसी का टॉपिक है। लेसन नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हम थ्योरी के टॉपिक्स जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे और जैसे जैसे आगे हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें पार्टनरशिप का मीनिंग। तो पार्टनरशिप का क्या मीनिंग होता है कि पार्टनरशिप क्या होती है? इज ए काइंड ऑफ बिजनेस होता है एक तरह का, जिनमें कि एक एग्रीमेंट जो होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट जो है वो अराइज किया जाता है बिटवीन टू और मोर पीपल जो इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनमें एक एग्रीमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ अराइज होता है एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंग वो एक इस बिजनेस के को ओनर्स बनने के लिए एग्री होते हैं और बिजनेस को चलाने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री होते हैं और बिजनेस से जो भी इनकम और लॉसेस जनरेट होगा उसे शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। तो ये होता है पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है या पार्टनरशिप फर्म है वो किसके अंडर काम करती है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर कोई बिजनेस है जो फर्म होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें जो भी ऑल एस्पेक्ट्स होते हैं, जब फंक्शंस होते हैं, वो किसके अंडर एडमिनिस्ट्रेटेड किए जाते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। तो ये हो गया। तो ये था पार्टनरशिप का मीनिंग। तो नेक्स्ट है इसमें असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है टू और मोर पर्सन, के मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो पर्सन्स है वो टू रिक्वायर्ड है। तो मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन साझेदारी जो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें इसकी कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम की, लेकिन जो मिनिमम है वो टू होने चाहिए। ठीक है। तो लेकिन कंपनी एक्ट जो 1956 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो बैंकिंग का बिजनेस होता है उसमें क्या मैक्सिमम जो है वो 10% होने चाहिए, और कोई अदर बिजनेस है बैंकिंग के अलावा तो उसमें मैक्सिमम 20% होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो आगे है हमारे पास एग्रीमेंट, कि मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, कि जो पार्टनर्स इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करते हैं। तो इस जो एग्रीमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो ये पार्टनरशिप डीड जो एग्रीमेंट होता है ये रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। अगर रिटर्न होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लॉफुल बिजनेस नेक्स्ट है। लॉफुल बिजनेस में क्या है कि हमारी जो बिजनेस की एक्टिविटीज है, जब हमारा बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए, उसमें कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होगी तो वो जो बिजनेस होगा वो मतलब वो लॉफुल बिजनेस नहीं होगा। तो इसके कारण वो पार्टनरशिप का बिजनेस भी नहीं कहलाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि हमने जो एग्रीमेंट जो बनाया था, पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसमें हमने मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसे भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कि जो पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस मतलब जो प्रॉफिट्स उन्हें राइज होंगे वो किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्ट। गवर्नमेंट एक्ट में क्या होता है कि जो भी मतलब पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। अगर कोई भी मतलब कोई बिजनेस एक्टिविटीज जो पार्टनरशिप फर्म की होगी वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स के अगेंस्ट होगी तो क्या होगा? वो लाफुल नहीं माना जाएगा वो बिजनेस। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि जिसमें
यह देखा जाता है कि जो सभी पार्टनर्स हैं वो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए। सभी पार्टनर्स को कंपनी के जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन सभी के लिए उन सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि जो एक पार्टनर होता है वो दूसरे पार्टनर्स होते हैं उनके बिहाफ पर या उनकी सहमति पर जो है सुपरवाइज कर सकता है, और कोई भी एक्शन वगैरह अगर लेना हो तो वो दूसरे पार्टनर्स की सहमति से वो ले सकता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्टनरशिप डीड, जो एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड। तो ये क्या होता है? ए पार्टनरशिप डीड ऑल्सो रेफर टू ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट दैट contains the details of the rights and responsibilities of the concerned parties। के मतलब जो भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व है, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये किस में हेल्प करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह अराइज हो जाए तो उसे सॉल्व करने में हेल्प होती है पार्टनरशिप डीड से। तो ये था। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के लेस डिस्प्यूट्स, के मतलब अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो जो डिस्प्यूट्स वगैरह है वो कम अराइज होंगे। क्यों कम अराइज होंगे? क्योंकि जो भी मतलब उन्होंने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या जो भी उनके राइट्स हैं उन्हें पार्टनरशिप डीड में अच्छे से एलोकेट किया होगा, तो उसकी वजह से कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा। तो इसमें पहले से ही होगा कि पार्टनरशिप डीड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनका सभी को पालन करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो सभी पार्टनर्स के पहले सिग्नेचर्स वगैरह करवा लेते हैं उस पार्टनरशिप डीड पर। तो इससे क्या होगा कि डिस्प्यूट्स वगैरह कम होंगे। तो नेक्स्ट है गुड रिलेशंस, के मतलब अगर हर जो भी पार्टनर है उसे अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होगा तो उससे क्या होगा कि पार्टनर्स में गुड रिलेशंस क्रिएट होंगे। तो प्रॉपर रेमुनरेशन, तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी जो पार्टनर है फर्म में अपना ज़्यादा टाइम जो लगाता है काम करने के लिए तो उसे उस अकॉर्डिंग जो है रूल्स के अकॉर्डिंग उचित जो है रेमुनरेशन, प्रॉपर जो रेमुनरेशन है वो दी जाती है। तो नेक्स्ट एविडेंस इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम राइज हो जाए बिजनेस में तो अगर कोर्ट वगैरह में कोई एविडेंस की हमें ज़रूरत पड़े कि ये बिजनेस जो है लॉफुल है, तो इसके लिए वो पार्टनरशिप डीड को ऐसे एविडेंस भी पेश कर सकते हैं। तो रिवार्ड फॉर मोर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर है जो ज़्यादा अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है तो उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देने का रूल है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उससे जो पार्टनर है प्रॉपर अपने जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करेंगे तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ कंटिन्यू अच्छे वे से चलेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर बिजनेस को कोई लोन वगैरह की ज़रूरत होगी तो वो भी उन्हें आसानी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है इजी डिसोल्यूशन। इजी डिसोल्यूशन मतलब जब फर्म डिसॉल्व होती है, फर्म बंद होती है, जब फर्म खत्म होती है तो उसमें ये सभी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फर्म के डिसॉल्वेशन के समय पर वो पहले ही पार्टनरशिप डीड में सभी नियम दिए होते हैं, रूल्स वगैरह सभी पहले ही प्रोवाइड किए होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, तो अगर हमें किसी भी पार्टनर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें पार्टनरशिप डीड से इजी जो है पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो पार्टनरशिप डीड में वो सभी टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो रूल्स एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कि अगर हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स होंगे वो कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे। तो फर्स्ट है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डील नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉस जो शेयरिंग रेशियो उसके रिगार्डिंग क्या रूल है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो नहीं प्रोवाइड होगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ये भी सेम है कि ड्राइंग्स पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्जेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लोन वगैरह लेकर आता है तो उसे उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेनुमरेशन टू पार्टनर्स, कोई भी रेनुमरेशन या कोई भी सैलरी वगैरह पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। तो ये थे इसके रूल्स। तो नेक्स्ट हम इसकी एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो उसके रिगार्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हाउ विल यू सॉल्व द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स अमंग देम। कि मतलब उनके पास ए और बी पार्टनर्स हैं, उनके पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो जो भी जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसे वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास ए पॉइंट क्या है कि ए स्पेंट twice the time that we devoted to business. A claims that he should get a salary of ₹3,000. तो इसमें क्या बोल रहा है, जो ए पर्सन है वो कह रहा है कि उसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो इसके लिए उसे सैलरी मिलनी चाहिए 3,000 पर मंथ। पर ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो हम इसे वैलिड कैसे करेंगे कि मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो हमने क्या पढ़ा था कि उसे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो हम कैसे इसे करेंगे, नो सैलरी विल बी गिवन, के मतलब उसे कोई भी सैलरी प्रोवाइड नहीं होगी। तो ये हो गया, तो हम इसे ऐसे वैलिड करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास बी पॉइंट। तो बी पॉइंट में क्या क्या लिखा है, बी हैज प्रोवाइडेड ए कैपिटल ऑफ ₹50,000 वेयर एज ए हैज प्रोवाइडेड ओनली ₹10,000। तो वो कैपिटल लेके आए, बी लेके आए 50,000 की, ए लेके आया 10,000 की। तो ए हाउएवर हैज प्रोवाइडेड ₹20,000 एज लोन टू फर्म। ए जो है वो एक लोन लेके आए 20,000 का, बट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू ए एंड बी। तो उन्होंने बोला है कि ए एंड बी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर क्या था, उस पर हम क्या था, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6%, के मतलब हम उसे 6% का इंटरेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे। सिक्स परसेंट हो गया। तो आगे है नेक्स्ट हमारे पास सी पॉइंट। ए wants to introduce his son सुनील into his business, बी objects to it। तो ए पर्सन है जो अपने सन सुनील को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, बिजनेस में लाना चाहता है, लेकिन जो बी पर्सन है उसे ऑब्जेक्ट है इस पर, तो वो नहीं चाहता उसे। तो इसमें क्या होगा कि वो जो न्यू पार्टनर है वो एडमिट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सभी पार्टनर्स जो उस फर्म को चलाते हैं, पार्टनरशिप फर्म को, उसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी की सहमति से हम न्यू पार्टनर को एंटर कर सकते हैं। अगर उसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन होगी तो हम न्यू पार्टनर को एंटर नहीं कर सकते। तो नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड। तो नेक्स्ट है हमारे पास डी पॉइंट। वी वांट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, बट ए वांट्स दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कि बी चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन ए चाहता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली हो। तो क्या होगा इसमें, हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट्स वुड बी शेयर्ड इक्वली, के प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर्ड होंगे। तो ये थी एग्जाम्पल, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो ये था आज का टॉपिक। तो आगे अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।